हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान वंश, जिसमें हमने विग्रहराज चतुर्थ पढ़ लिया था। उसके बारे में कुछ नोट दिया हुआ है, देखते हैं। सोमदेव के कथा सरित सागर में विग्रहराज चतुर्थ को विपश्च माग विरुद्ध का उपयोग हुआ है। तो विग्रहराज चतुर्थ के लिए किसकी उपाधि का प्रयोग हुआ है? सोमदेव के कथा सरित सागर में विपश्च माग का। और दशरथ शर्मा ने विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल का है। तो चौहानों का स्वर्णकाल किसके काल को कहा है? विग्रहराज चतुर्थ के काल को दशरथ शर्मा ने। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपार गांगे शासक बना, जिसकी कोई विशिष्ट उपलब्धि नहीं थी। दिल्ली को जीतने वाला पहला चौहान तथा आखिरी हिंदू शासक विग्रहराज चतुर्थ था। दिल्ली को जीतने वाला पहला चौहान तथा आखिरी हिंदू शासक विग्रहराज चतुर्थ था। पृथ्वीराज द्वितीय अपार गांगे के बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। इसकी जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। पृथ्वीराज द्वितीय अपार गांगे के बाद पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना, जिसकी जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है। हांसी का हरियाणा का अभिलेख, यह 1167 का लेख है। इसके अनुसार पृथ्वीराज ने हरियाणा के हांसी क्षेत्र पर अधिकार किया तथा किल्हण को यहाँ अधिकारी नियुक्त किया था। हांसी का अभिलेख हरियाणा। हांसी का अभिलेख कहाँ मिलता है? हरियाणा में, और यह 1167 ईस्वी का। इसके अनुसार पृथ्वीराज ने हरियाणा के हांसी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और किल्हण को यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। धोंध का अभिलेख भीलवाड़ा का है, 1167 ईस्वी का। इस अभिलेख के अनुसार पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी शाकंभरी को पराजित करके चौहान सत्ता हासिल की थी। तो इससे पहले पृथ्वीराज द्वितीय से पहले अपार गांगे था, तो उसी को पराजित करके चौहान सत्ता हासिल की थी। यह अभिलेख धोंध के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ। तो यह अभिलेख धोंध के शिव मंदिर से प्राप्त हुआ। और इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी शिव पूजक पत्नी थी सुहावा देवी के लिए, यहाँ पर इस रानी के लिए महल भी बनवाए थे, जिन्हें रूठी रानी के महल भी कहा जाता है। और मैनाल का अभिलेख 1169 ईस्वी का है, जो कि भीलवाड़ा से प्राप्त होता है। यहाँ पर पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी रानी सुहावा देवी के लिए सुहेश्वर का मंदिर का निर्माण करवाया था, और इसी परिसर में मैनाल का अभिलेख प्राप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं सोमेश्वर। जब जगदेव ने अपने अनुराज की हत्या कर दी, तो उसकी सुरक्षा के भय के चलते कांचन देवी अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर गुजरात अपने मायके चली जाती है, और इस कारण सोमेश्वर का लालन पालन गुजरात में होता है। तत्पश्चात सोमेश्वर चालुक्य शासक कुमारपाल के सेनापति बन जाते हैं, और सेनापति के रूप में सोमेश्वर ने कोंकण अभियान किया और शासक मल्लिक अर्जुन को पराजित करके वापसी के वक्त चेदी के कलचुरी शासक अभिजयपाल की पुत्री कपूर देवी से विवाह किया। इसी समय पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, इस कारण अजमेर की गद्दी रिक्त हो जाती है। ऐसे में सोमेश्वर को अजमेर के लिए आमंत्रित किया जाता है, और उसको अजमेर की गद्दी सुपुर्द कर दी जाती है, चौहान की सत्ता सुपुर्द कर दी जाती है। सोमेश्वर का चालुक्य के साथ कोई संघर्ष नहीं हुआ, परंतु जब चालुक्य शासक भीमदित्य ने आबू के शासक जैत्र सिंह पर आक्रमण किया, तब जैत्र सिंह की तरफ से सोमेश्वर युद्ध लड़ा, और इसी युद्ध में सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी 1177 में। सोमेश्वर के साथ इसका कोई सोमेश्वर का चालुक्य के साथ कोई संबंध, लेकिन जब सोमेश्वर चालुक्य शासक भीमदित्य ने आबू के शासक जैत्र सिंह पर आक्रमण करता है, तो जैत्र सिंह की तरफ से कौन लड़ता है? सोमेश्वर, और इस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1177 में लड़ा गया था ये युद्ध। और अब इसके सांस्कृतिक उपलब्धियां देख। बिजोलिया अभिलेख भीलवाड़ा में, विक्रमी संवत 1226 में सोमेश्वर के काल में उसके मंत्री लोलक के द्वारा संस्कृत भाषा में पार्श्वनाथ में बिजोलिया का यह लेख लिखवाया था। विक्रमी संवत 1226 में सोमेश्वर के काल में उसके मंत्री लोलक के द्वारा संस्कृत भाषा में पार्श्वनाथ में बिजोलिया का लेख लिखवाया। इसके रचनाकार गुणभद्र ने कुल 92 छंदों में इसकी रचना की। इसमें 2 खंड विखंडित हैं तथा 90 खंड सुरक्षित हैं। इस अभिलेख से निम्न जानकारी प्राप्त होती है। बिजोलिया अभिलेख विक्रमी संवत 1226 या 1170 ईस्वी में सोमेश्वर के काल में उसके मंत्री लोलक के द्वारा संस्कृत भाषा में पार्श्वनाथ में बिजोलिया का यह लेख लिखवाया था। इसके रचनाकार गुणभद्र ने कुल 92 छंदों में इसकी रचना की थी, और इसके 2 खंड विखंडित है, एक तो 90 खंड सुरक्षित है। इस अभिलेख में निम्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। चौहान शासकों की वंशावली प्राप्त होती है। चौहान शासक सामंत राज विप्र श्री वत्स गोत्र बताया गया है। चौहान शासकों का सामंत को विप्र श्री वत्स गोत्र का बताया है। और क्या जानकारी मिलती है इसे बिजोलिया अभिलेख से? 4 जैन तीर्थंकरों का नाम उल्लेखित जो इस प्रकार है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ये नाम देके कि इनका उल्लेख किस में है? बिजोलिया अभिलेख में इनका नाम उल्लेख है। ऋषभदेव, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ऋषभदेव इन 4 जैन तीर्थंकर हैं, इनका नाम उल्लेख इसमें बिजोलिया के उसके अभिलेख में मिलती है।
चौहान शासकों की तरह जैन मुनियों को भूमि अनुदान का दोहरा वर्णन मिलता है। चौहान शासकों जैन मुनियों को भूमि का अनुदान दिया जाता है और इनमें राजपुताना के प्राचीन क्षेत्रों के नाम भी मिलते हैं, जैसे जाबालीपुर जालोर का जाबालीपुर, भीनमाल का श्रीमाल और विजयावल्ली विजोले का छत्रपुर, नागौर का दिल्ली और नाडोल का नडोल और नागदर नागदा का उत्तरमादी ऊपरमाल का। बिजोलिया लेख में सोमेश्वर के लिए प्रताप लंकेश्वर विरुद्ध का तो किस उपाधि का प्रयोग हुआ है? बिजोलिया शिलालेख में सोमेश्वर के लिए प्रताप लंकेश्वर का प्रयोग हुआ है। बिजोलिया से एक और अभिलेख मिलता है जिसमें उत्तम शिखर पुराण कहा गया है। बिजोलिया से ही एक और अभिलेख मिलता है, कौन सा? उत्तम शिखर। और इस जो जैन धर्म से संबंधित सोमेश्वर के काल में 3 और अभिलेख लिखवाए गए थे। एक तो रेवासा का लेख दोसा, धोंद का अभिलेख भीलवाड़ा में, आंवलदा का लेख भीलवाड़ा में। सोमेश्वर के काल में 3 और अभिलेख लिखवाए गए थे। कौन कौन सा? रेवासा का लेख दोसा में और धोंद का अभिलेख भीलवाड़ा में और आंवलदा का लेख भीलवाड़ा में। अन्य सोमेश्वर अनुराज की मूर्ति अजमेर में स्थापित कराई और अजमेर में वैद्यनाथ के 5 मंदिर बनाए गए थे जिन्हें पंचकल्प वृक्ष भी कहते हैं। 5 मंदिर अजमेर में वैद्यनाथ के 5 मंदिर बनवाए थे और जिन्हें पंचकल्प वृक्ष भी कहते हैं। सोमेश्वर के मंत्री कैमास ने नागौर दुर्ग, सोमेश्वर का मंत्री था कैमास ने नागौर दुर्ग निर्माण में भूमिका निभाई थी। तो नागौर दुर्ग के निर्माण में किसने भूमिका निभाई थी? कैमास ने, जो सोमेश का मंत्री था। अब देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय। इनका काल माना जाता है 1177 से 1192। जीवन परिचय 1166 ईस्वी में चालुक्य की राजधानी अनहिलवाड़ में सोमेश्वर तथा कपूरी देवी की संतान के रूप में पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है। यह किसकी संतान थी? पृथ्वीराज तृतीय एक तो सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान था। और 11 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक नियुक्त हुआ था और अल्पायु होने के कारण शासन के आरंभ में कई विश्वसनीय लोगों को सलाहकार व संरक्षक के रूप में रखा, जैसे माता कपूरी देवी के नाना थे अनंगपाल और मंत्री कैमास, सेनापति वामन व स्कंद था। अभियान। आरंभिक अभियानों का मुख्य उद्देश्य शांति व सुरक्षा बनाए रखना होता है। इस क्रम में पृथ्वीराज तृतीय ने निम्न अभियान किए थे। एक तो नागार्जुन का दमन किया। पृथ्वीराज के समय इसके भाई नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र ने अपने हिस्से की मांग की और पूरी न होने की स्थिति में विद्रोह कर दिया। 1178 ईस्वी में कैम्बास में नागार्जुन का दमन कर दिया और इस कारण ये इस काल का पहला विद्रोह था। भंडानको का दमन किया। राजस्थान के चौहान वंश के उत्तर व उत्तर पश्चिम भागों में पंजाब हरियाणा भंडानक का शासन था। पश्चिमी भाग हरियाणा और पंजाब में किसका शासक? भंडानक का वंश का शासन था, जिनकी राजधानी श्रीपंथ बयाना भरतपुर थी। श्रीपंथ को किस नाम से? बयाना को जाना जाता है श्रीपंथ को। इस राज्य की सीमाएं चौहान राज्य से मिल गई थी और चौहान शासक दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। साथ ही भंडानक राज्य चौहान क्षेत्र में लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम दिया था। उक्त कारणों के चलते चौहान और भंडानकों को में 2 बार संघर्ष हुआ था। और बिजोलिया लेखा के अनुसार 1169 ईस्वी में सोमेश्वर के नेतृत्व में एक असफल अभियान हुआ। बिजोलिया से लेकर 1169 ईस्वी में सोमेश्वर के नेतृत्व में एक अभियान हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय के समय 1182 में भंडानकों को पराजित कर इस राज्य का विलय चौहान राज्य में कर दिया गया था। भंडानक का जो राज्य था पंजाब हरियाणा उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में था ना भारत के, तो उस राज्य का किस राज्य में विलय कर दिया गया? चौहान राज्य में। पृथ्वीराज तृतीय के समय 1182 के भंडानकों को पराजित किया था। और कच्छप घातों का दमन। कच्छप घात राजपूत वंश चौहान व चंदेलों के मध्य रहते थे। चौहान और चंदेलों के मध्य इनकी राजधानी ग्वालियर थी। राजवंश 10वीं से 12वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। आमेर का कछुआ वंश इन्हीं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इनकी राजधानी ग्वालियर थी। राजवंश 10वीं से 12वीं सदी तक अस्तित्व में रहा। आमेर का कछुआ वंश इन्हीं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। वर्ष 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने इसका दमन किया, चौहानों के राज्य में मिलाया। दिग्विजय अभियान नीति। पृथ्वीराज तृतीय ने चौहान राज्य के विस्तार हेतु दिग्विजय की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत निम्न अभियान किए गए थे। दिग्विजय अभियान नीति। पृथ्वीराज तृतीय ने चौहान राज्य के विस्तार हेतु दिग्विजय नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत निम्न अभियान किए गए थे। चौहान और चंदेल संघर्ष। भंडानक व कच्छप
घातों के दमन के बाद चौहान सीमाएं चंदेल राज्य को स्पर्श कर गई थी। भंडानक चौहान और चंदेल संघर्ष चलता है। भंडानक व कच्छप घातों के दमन के बाद चौहान की सीमाएं चंदेल राज्य को स्पर्श कर गई थी, जिसके परिणाम से चौहान और चंदेल संघर्ष आरंभ होता है। और वर्ष 1182 में चौहान सेना ने चंदेल की राजधानी महोबा एमपी पर आक्रमण किया। इस प्रकार 1182 में महोबा तथा तुमुल का युद्ध हुआ। चंदेलों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व चंदेल शासक परमर्दिदेव व उसके सेनापति आल्हाउदल करते हैं। चंदेलों की तरफ से युद्ध का नेतृत्व चंदेल शासक परमावदिदेव चंदेल शासक कौन था? परमर्दिदेव, और उसके सेनापति आल्हाउदल थे। और युद्ध के दौरान आल्हाउदल मारे जाते हैं और परमर्दिदेव को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस प्रकार चंदेल पराजित और कालिंद्र व महोबा चेतक चौहानों के दिन कर दिया गया। महोबा में पंजुन राय को प्रशासक नियुक्त किया गया था। महोबा इस प्रकार चंदेल पराजित हो जाते हैं और कालिंदर व महोबा क्षेत्र चौहानों के दिन कर लिया जाता है और महोबा पर पंजुन राय को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अब ये आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लगती है, तो इस बुक को आगे जारी रखूं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।